गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 9 की हिंदी पार्ट 6 में अलंकार पढ़ेंगे। शब्द अलंकार हम पढ़ चुके हैं। अर्थ अलंकार के भी हम 4 भेद पढ़ चुके हैं। 5वां भेद हम पार्ट 6 में पढ़ेंगे, मानवीकरण अलंकार। देखिए, मानवीकरण अलंकार उस अलंकार को कहते हैं जहाँ प्रकृति को मनुष्य की तरह आचरण करते हुए दिखाया जाता है। यानी प्रकृति को इस तरह बताया जाता है कवि के द्वारा या लेखक के द्वारा कि प्रकृति जो है वो मनुष्य के समान कार्य कर रही है, मनुष्य के समान आचरण कर रही है। वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ आए बड़े बन ठन के। अब यहाँ जैसे बादल है, वर्षा ऋतु में आकाश में बादल छाते हैं और आकाश में बादलों के छाने से जब आप देखते होंगे कि आकाश में बादल कई तरह के होते हैं वर्षा ऋतु में। कुछ काले होते हैं, कुछ भूरे होते हैं, कुछ लाल रंग के होते हैं। तो इस तरह से जो कई रंग के बादल होते हैं उन्हीं को कवि ऐसा मानता है कि जैसे बादल जो हैं वो बड़े बन ठन के आए हैं, सज संवर करके आए हुए हैं। तो जिस तरह से मानव कहीं भी जाता है यात्रा पर अपने, तो वह तैयार होता है, सजता संवरता है, कपड़े पहनता है अच्छे अच्छे जितना संभव होता है। तो उसी तरह से बादल भी जब वर्षा ऋतु में, उनकी भी एक यात्रा ही होती है। जब वर्षा ऋतु में वो आए हैं अपनी यात्रा पर, पूरे संसार की यात्रा पर निकले हुए हैं, तो वो बन ठन के संवर के निकले हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। यहाँ बादल को मेहमान की तरीके से बताया गया है। तो आज हमारे कोर्स का अलंकार का चैप्टर समाप्त हो जाता है। शब्द अलंकार हमने पढ़ लिया है, उसके जो भी भेद थे, 3 भेद थे, उनको हमने पढ़ लिया। अर्थ अलंकार के हमने 5 भेदों को पढ़ लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अलंकार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम अलंकार में नहीं होगी। अब ये चैप्टर समाप्त होने के बाद हम अलंकार पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। वैसे हमने हर एक्सरसाइज के बाद, हर पार्ट के समापन के बाद हमने एक एक्सरसाइज आपको दी थी, उसे भी आपने उम्मीद है तैयार किया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। इस तरह से अब जब पूरा अलंकार का चैप्टर ही हमारा समाप्त हो रहा है, तो हम यहाँ पर फिर कुछ इस तरह के प्रश्न दे रहे हैं आपको, उसका अभ्यास हम करा रहे हैं कि जिससे आप लोगों को अलंकार में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही ना हो। हाँ, तो एक देखते हैं इस अभ्यासार्थ प्रश्न के पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न है, अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। इसकी परिभाषा भी आपको बताई जा चुकी है प्रारंभ में। दूसरा प्रश्न है, शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? अब शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये तीनों अलंकार जो हैं वो शब्द अलंकार के भेद हैं। तीसरा प्रश्न है, अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं? अब यहाँ अर्थ अलंकार के भेद पूछ रहा है, तो अर्थ अलंकार अभी हम समाप्त कर रहे हैं आज। उसका 5वां भेद हमने पढ़ा जो हमारे सिलेबस में था। तो अर्थ अलंकार के 5 भेद हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो ये अर्थालंकार के 5 भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ये तीनों प्रश्न थे। अब हम आ जाते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथे प्रश्न को भी 4 भागों में बांट दिया गया है। देखिए, इसमें है, चौथा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। तो इसमें 4 पंक्तियां आपको दी गई हैं। इन चारों पंक्तियों में प्रयोग किए गए अलंकार का नाम आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है और क्यों है।
क्योंकि देखिए अगर हम कारण सहित देते हैं तो ये हमारा जो ज्ञान होता है वो अस्थायी हो जाता है। हम जिस पंक्ति को याद करते हैं उसको तो याद ही कर लेते हैं, उसी आधार पर अगर हम कारण सहित याद रखते हैं तो उसी आधार पर हमारे सामने अगर कोई नई पंक्ति भी आ जाती है तो हम उसको आसानी से पहचान लेते हैं कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है या किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पहला चौथे का जो पहला खंड है वो कह रहा है कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है। अब देखिए कर माने होता है हाथ, कमल माने कमल का फूल, सा माने होता है समान या तरह, कोमल माने कोमल। यानी यहाँ पर हाथ को कमल के फूल के समान कोमल बताया गया है। हाथ को कमल के फूल के समान कोमल बताया गया है। तो अब तो उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कमल के समान कोमल बताया गया है, समान शब्द का प्रयोग कर रहा है कवि सा का ही। तो यहाँ पर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि उपमा अलंकार का प्रयोग है। किस अलंकार का प्रयोग किया गया है चौथे के पहले खंड में? उपमा अलंकार का। क्योंकि उपमा अलंकार की परिभाषा है जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। तो यहाँ हाथ की तुलना कमल से की गई है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। दूसरा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब देखिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से हठ कर रहे हैं कि हे माँ मैं चंद्र खिलौना लूँगा, यानी चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा। चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा। तो अब चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा आपको कि कौन सा अलंकार है। रूपी शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ पर एकदम बेहिचक आप मान लीजिए कि रूपक अलंकार होता है। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो ये दूसरे प्रश्न में मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ चंद्रमा रूपी खिलौने की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार की परिभाषा जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद दिखाया जाता है, दोनों को एक रूप मान लिया जाता है। तो यहाँ चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तीसरा है मुख मानो चंद्रमा है। मुख मानो चंद्रमा है। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है। उम्मीद है कि मैंने किसी अलंकार में, आप लोग बताइए कि मैंने किसी अलंकार में आप लोगों को 6 वाचक शब्द बताए हैं। मनु मनोह मानो, जनु जनहु जानो। अब इसमें से मानो शब्द का प्रयोग इस एग्जाम्पल में किया गया है। तो ये 6 वाचक शब्द किस अलंकार के हैं बताइए आप लोग? गुड, उत्प्रेक्षा अलंकार के। ये 6 वाचक शब्द जो हैं ये उत्प्रेक्षा अलंकार के हैं। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मनोह मानो, जनु जनहु जानो, ये 6 वाचक शब्द आते हैं। जहाँ ये 6 वाचक शब्दों में से कोई भी एक शब्द आ जाता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है या उस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये चौथे के तीसरे खंड में उत्प्रेक्षा अलंकार है मानो की वजह से। आसानी से, बहुत आसान पहचान है, बहुत सरल प्रश्न है। चौथा खंड इसका देखते हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसे कलियां मुस्काई, यानी फूल हंसने लगे और कलियां मुस्कुराने लगीं। तो देखिए यहाँ पर फूलों की बात की गई है। फूल जो है हमारे प्रकृति में देखिए 2 चीज़ें होती हैं। प्रकृति में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती हैं मानवकृत और दूसरी होती हैं प्राकृतिक। यानी जिसे मानव बनाता है, मानव के द्वारा रची हुई जो चीज़ें हैं वो मानवकृत कहलाती हैं, और जो प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है वह प्राकृतिक वस्तुएं या प्राकृतिक चीज़ें कहलाती हैं। तो यहाँ पर फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, फूल हंसने लगे कलियाँ मुस्कुराने लगीं। तो यहाँ पर फूल और कलियाँ 2 शब्द का प्रयोग हुआ है।
हंसना और मुस्कुराना ये क्रिया है। तो चूँकि फूल और कलियाँ ये जो दोनों चीज़ें हैं ये मानवकृत नहीं हैं, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। अब अगर ये दोनों प्राकृतिक चीज़ें हैं तो प्रकृति ने इनको बनाया है। अब प्रकृति जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं वो हंसने और मुस्कुराने की बातें कर रही हैं। तो इसको मैंने किसी अलंकार में आप लोगों को पढ़ाया, आप बताएं कि किस अलंकार में प्राकृतिक चीज़ें या प्रकृति को मानव के समान क्रिया करते हुए दिखाया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। गुड। चूँकि फूल और कलियाँ ये दोनों प्राकृतिक चीज़ें हैं तो प्रकृति को यहाँ मानव की तरह क्रिया करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए दिखाया जा रहा है, इसलिए इस पंक्ति में भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ओके, उम्मीद है आप लोगों के समझ में ये अलंकार पूरी तरह से आ गया होगा। अलंकार के दोनों भेद आ गए होंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। हम उम्मीद करते हैं कि अब अलंकार में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्ज़ाम में किसी भी तरह से अगर घुमा के कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये अलंकार के नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाने चाहिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास भेजा जाए तो उसकी सूचना आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और यदि आपका कोई मित्र हो जो CBSE बोर्ड का हो, क्लास 9th में हो, तो उसके पास आप इसको शेयर कर दें ताकि वह भी इस वीडियो से जानकारी लेता रहे, उसका भी नुकसान ना हो। ओके, फिर हम लोग अगले पीरियड में किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होते हैं। थैंक यू।